चाफेकर ब्रदर्स नाम से हाँ हाँ। तीन क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेजों ने एक साथ फांसी पर लटका दिया था। ओके। और ये उनके गुरु थे लोकमान्य तिलक। हाँ हाँ। अच्छा, वो पीछे जो दो वो, कैरेक्टर हैं वो चापेकर ब्रदर्स हैं। हाँ, इनमें दो दो कैरेक्टर्स, हाँ। ओके। अच्छा, तो यहाँ हम आपकी वो जर्नी सुनना चाहेंगे, एनएसडी से, थिएटर से फिल्म की दुनिया तक का सफर। ये आप शायद इसका आप तीसरा फेज पे अभी हम बात करेंगे ना। हाँ जी। ओके। तो हम इसी सेशन में दोनों फेज को तो कवर करेंगे, अब है ना? थोड़ा जल्दी कवर कर ओके। सकती है। छोटे में ठीक। थोड़े में ही बता देता हूँ ठीक है। मैं। जब एनएसडी से अ, हम लोग निकलने वाले थे, जी। मतलब एक आधा हफ्ता रह गया था एनएसडी छुट्टी होने का। जी। 3 साल पूरे हो गए थे। हम्म। तो लगभग हर दिन हम लोग आपस में बैठ के, जैसे एक चाय की कैंटीन थी हमारे एनएसडी की, तो वहां पर बैठ के हम डिस्कशन किया करते थे कि आने वाले समय में कौन क्या क्या करने वाला है। ओके। तो जैसे अनुपम खेर, उनका अपना, सबकी अपने अपने ड्रीम्स। प्लानिंग थी, अपनी अपनी। उन्होंने कहा कि हम लखनऊ जाएंगे, पहले वहां थोड़ा सा पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर बॉम्बे का सोचेंगे। सतीश कौशिक ने कहा हम तो बॉम्बे जाएंगे, हाँ सब हाँ। तैयारी है। करण राजदान उस समय काफी एक हीरो मटेरियल हुआ करते थे हमारे बीच। ओके। आमतौर पर थिएटर में हीरो मटेरियल नहीं मिलते, हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सब मैच्योर होके आते हैं। और उस समय हीरो मटेरियल का मतलब है कि आप होते स्मार्ट फेस, चॉकलेटी फेस, बिल्कुल। आंखें आंखें, नयन नयन नक्श जो हाँ है हाँ। एकदम से अट्रैक्टिव। तो वो करण राजदान में हुआ करता। और वो ओपनली बोलते थे कि हम मुझे तो फिल्मों में ही जाना है, मैं बॉम्बे से ही हूँ, मुझे तो फिल्मों में जाना है। आमतौर पर इस तरह की स्वीकारोक्ति कोई देता नहीं है थिएटर में रह के कि मुझे फिल्मों में जाने हैं, थिएटर की एक्टिंग कर, थिएटर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बोलते थे वो तो, हम जब डिस्कशन में बैठते थे तो उन्होंने कहा, वो इस तरह से बोलते थे कि मेरी तो बात हो गई है, बस जाते ही मुझे शूटिंग में मिल इन्वॉल्व जाएगा। होना है। ओके। मैं, मतलब ऑलरेडी बात हो गई है, हाँ हाँ। फाइनल हो गया है, सब जाते ही मुझे शूटिंग करनी है। इसी तरह के सब अपने अपने प्रोग्राम, अपनी अपनी प्लानिंग बताया करते थे। मैं हमेशा पशु पेश में रहता था, क्योंकि मुझे जिस तरह के मेरे संस्कार थे, हर चीज में परफेक्शन मैं ढूंढा करता था। हम्म। मतलब परफेक्शन, जो जो भी आप काम कर रहे हैं बिल्कुल उस लेवल का कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल। जो टॉप लेवल का हो, जो लोगों को एकदम से अपनी गिरफ्त में ले ले। चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे मैं हमने तो ये सीखा है कि अगर आप झाड़ू भी लगाओ ना, बिल्कुल। ये हमने थिएटर में हमारे डायरेक्टर ने हमको बता समझाया है। हाँ हाँ। अगर आप झाड़ू भी लगाओ तो ऐसे लगाओ कि वो समझ में आए कि यार ये क्या कमाल की सफाई की है किसी ने, सही। किसने की, मतलब ऐसा प्रश्न आ जाए देखने वाले के, तब सर, तो वो झाड़ू एनएसडी है। में, एनएसडी में कौन थे आपके शिक्षक, प्रिंसिपल? हमारे डायरेक्टर थे इब्राहिम अलकाजी साहब, जो बहुत ही ओके। नामचीन थिएटर पर्सनालिटी रहे हैं। और फिर नेमी चंद्र जी जैन, शीला भाटिया, इससे के हमारे सभी दिग्गज लोग रहे हमारे हमको पढ़ाने वाले। तो जैसा कि हम प्लानिंग किया करते थे, मुझे बार बार ये लगता था कि मुझे अभी इतना परफेक्शन आया नहीं, मैं इतना परिपक्व नहीं हो पाया हूँ कि एनएसडी से निकलने के बाद ही मैं अपने करियर को पकड़ लूं, एक्टिंग करने के लिए ट्राई करने लगूं। अगर मैं अपने आप को इमेजिनेशन में, कल्पना में, अपने सामने जो स्टार्स हैं, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, इनके सामने इमेजिनेशन में एक्टिंग करता था।
और, और उनको सामने खड़ा करके और एक्टिंग करता था, डायलॉग बोलने की कोशिश करता था। ओके। उस इमेजिनेशन में भी मैं सहम जाता था, उनकी आंखें देख के। और तो ऐसे ऐसा मन में हमेशा चला करता था, मुझे लगता था कि क्या मैं अपना 100% दे पाऊंगा इनके होके। और जवाब आता था नहीं। ओ। जब जवाब ये आता था नहीं, हाँ तो हाँ। मतलब इसके मतलब कि मैं अभी तैयार हुआ नहीं हूँ। और उन्हीं दिनों एनएसडी रेperटरी कंपनी के जो आर्टिस्ट थे, जी। उत्तरा पावकर जी, सुरेखा सीकरी जी, मनोहर सिंह जी, ये सब इस लेवल की एक्टिंग करते थे कि मतलब आदमी देख के रह जाए, यार ये क्या एक्टिंग देखी। तो उनका एक मैंने प्ले देखा था, लुक बैक इन एंगर। ओके। इंग्लिश प्ले था, हिंदी में किया था, और इब्राहिम अलकाजी साहब ने डायरेक्ट किया था। हम्म। मैं पहली बार मैंने एनएसडी में आने के बाद वो नाटक देखा, इस तरह का नाटक मैंने कभी देखा नहीं था। ओके। क्या तो एक्टिंग का लेवल था, क्या डायरेक्शन थी, क्या कहानी की नरेशन थी। मतलब मैं सख्ते में आ गया, मैं क्या देखा। मैं थोड़ी देर बैठे रह गया नाटक खत्म होने के बाद। वाह। तब ये विचार कौन था मेरे मन में कि अगर एक्टिंग करनी हो तो इस लेवल की करनी, नहीं तो एक्टिंग करनी नहीं। सो वो दिमाग में मेरे गूंज हमेशा मुझे वो याद दिलाता रहा कि भाई तुम्हें इस लेवल का काम करना है। बिल्कुल। तो सब चीजें होते होते अब डिस्कशन में बहुत सारी चीजें चली, मुझे लगा कि शायद कुछ उसमें कोई शायद ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई ऐसा मार्ग मिल जाए। हम्म। लेकिन वो सामने, उनकी परफॉर्मेंस के सामने कोई भी मार्ग अ, टिक नहीं पाया। ओके। और और मैंने तय किया कि नहीं, मैं अगर किसी स्टार के सामने खड़े होकर अपना 100% नहीं दे सकता तो मैं इमेच्योर हूँ। और मुझे वो मेच्योरिटी हासिल करने के लिए, वो परिपक्वता अपने अभिनय में हासिल करने के लिए मुझे इन लोगों के साथ काम करना चाहिए, बिल्कुल। जिनका अभिनय देख के हम सख्ते में आ गए थे। बिल्कुल। जब मैंने उनके बारे में पता किया तो पता लगा कि मनोज सिंह जी को 6 साल हो गए हैं, 3 साल कोर्स करने के बाद, मतलब 9 साल हो गए हैं। ओके। 6 साल रेperटरी कंपनी में एज प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो गए हैं। तो किसी को 8 साल हो गए हैं, किसी को 9 साल हो गए हैं, किसी को 7 साल हो गए हैं। हम्म। तो मैंने तय किया कि मैं 10 साल इस रेperटरी कंपनी में रहूंगा और इन लोगों के बीच में रहूंगा, इनसे सीखूंगा। जब तक ये लेवल मैं हासिल कर नहीं लूंगा तब तक मैं बॉम्बे का या इसको करियर को अपने एक्टिंग के तौर पर आगे लेके जाने की कोशिश नहीं करूंगा। ओके। ये तय करके आप डटे रहे। मैंने एनएसडी रेperटरी कंपनी ज्वाइन की। ओके। 1 साल मैंने अप्रेंटिसशिप की, उस समय एक अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन भी हुआ करता था। हम्म। तो उसमें 1 साल के लिए जो भी मेरिट बेसिस पर जो भी आर्ट जो बैच आउटगोइंग बैच है उसमें से 5 लोगों को ये ऑप्शन मिलता था, ओके। मेरिट बेसिस पर। हम्म। तो मुझे मिला, मैंने वो हासिल किया। 1 साल करने के बाद फिर 6 महीने मैंने कैजुअल बेसिस पर रेperटरी कंपनी के साथ काम किया। ओके। और और 1.5 साल के अंदर ही मुझे वहाँ रेगुलर कर लिया गया। 2 पोस्ट खाली हुई उनकी। हाँ। तो वहाँ ग्रेडिंग हुआ करती थी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ओके। तो सी ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके। तो 820 रुपया हमारी सैलरी थी ओके। जब हमको ए सी ग्रेड में लिया गया। हाँ हाँ। लेकिन मकसद तो ये था ना, मुझे इन लोगों के बीच में रह के इनसे सीखना है कि वो एक्टिंग करना है। भाव वो भाव कैसे आप लेके आए, वो अपने बोलने में ये इमोशंस कैसे आ गई, कैसे आया। और अलग अलग इमोशंस को कैसे आप एकदम डायलॉग डिलीवरी के दौरान कैसे आप अपने
लाते हैं। इमोशंस ले आते हैं और डायलॉग में आ जाती हैं, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी हिसाब से हो जाती है, सब चीजें सीखने के हिसाब से मैंने ज्वाइन किया था। तो उनके साथ बैठ बैठ के उनसे पूछ पूछ के उस नाटक में आपने ये किया था, ये कैसे किया था, वगैरह वगैरह करके, और अपना एक सिस्टम बना लिया था मैंने जी। प्रैक्टिस का। 10 10 बजे से हमारे रेपटरी कंपनी का टाइम होता था, तो 9 बजे मैं पहुंच जाता था। हम्म। वहां हमारा एक ओपन एयर था, रविंद्र भवन, मंडी हाउस के एरिया में रविंद्र भवन एक जहाँ अभी ललित कला है। प्लेस है जहाँ ललित कला अकेडमी है। जी। वहाँ 3rd फ्लोर पर हमारा हमारा रेपटरी कंपनी हुआ करती थी। ओके। उसके पीछे ही मेघदूत ओपन एयर थिएटर हुआ करता था, जी। जो जो जहाँ पर हम लोग शोज करते थे, जो हमारा था, ओपन एयर थिएटर था। ओके। तो 9 बजे मैं वहां पहुंच जाता था, और 9 बजे से 10 बजे तक जो भी वीकनेसेस थी मेरी, जो भी मैं सीखता था, उसका अभ्यास करता था। ओके। और ये समझ लो कि 10 साल तक चला, ओके। तो ये छोड़ा फील्ड नहीं सर मैंने। ऐसा है ना, जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं, मतलब जी। सभी कला के क्षेत्र में। तो ऐसे उतार चढ़ाव को भी आपने देखा होगा। नहीं, ये तो अभी इसमें उतार चढ़ाव तो मैं आपकी मनस्थिति के हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक सैलरी मिल जाती थी जिसमें हम अपना काम चला लेते थे। ओके। और 3 साल के दौरान ही, क्योंकि मैं अभ्यासों में रहता था, हाँ हाँ। और मुझे अभ्यासों का चमत्कार भी मालूम था, कि अगर मैं अभ्यास कर रहा हूँ तो मैं और लोगों से बेहतर ही होऊंगा। बिल्कुल। अगर और लोग आधा घंटा अभ्यास कर रहे हैं और मैं 1 घंटा अभ्यास कर रहा हूँ, तो मेरा काम दिखने ही वाला है, बिल्कुल। उसकी जो बारीकियां हैं दिखने ही वाली हैं। तो 3 साल के अंदर मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी, एक एक करके, छोटे छोटे रोल कर करके। हम्म। और मुझे बी ग्रेड में ले लिया गया। और फिर मुझे अ, एक नाटक करने का मौका मिला। यहाँ पर मैं जरूर इस नाटक का जिक्र करना चाहूंगा। ओके। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य सूर्य की पहली पहली किरण किरण। तक, ओके। किरण तक। अच्छा। तो सुरेंद्र वर्मा जी ने ये लिखा था, और कमाल का नाटक है। इसमें एक नपुंसक राजा की कहानी थी। जी। तो संयोग से मुझे वो कैरेक्टर मिल गया, संयोग से मिला। जो ओके। लोग कर रहे थे, 2 लोग कर रहे थे। एक अपने हमारे जो रेपटरी के चीफ थे, मनोहर सिंह जी, हम्म। वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम में ज्यादा रहते थे। ये वही वाला नाटक तो नहीं जिसमें आप वो मुद्रा में खड़े हैं, हाँ, करेक्ट है करेक्ट, ना? वही है ये ओके। ये ऐसे। जी हाँ। जी। और जो दूसरे हमारे को एक्टर थे, प्रमोद माउथो, एक दिन वो आए नहीं। तो इस रोल की रिहर्सल करने वाला कोई था नहीं। ओके। तो मैंने ऑफर किया कि क्या मैं करूं क्या, हाँ हाँ। क्योंकि मैं अभ्यास समय रहता था, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा जबरदस्त था मैं। बिल्कुल। तो राम गोपाल बजाज जी ये नाटक डायरेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और जो मैंने मेरे अभ्यास थे, जब वो धीरे धीरे करके ओपन हुए रीडिंग में, हम्म। तो लंच 10 बजे से 1 बजे तक आते आते अचानक ऐसा समा बन गया कि जिसका कोई जवाब नहीं। वाह। और उन्होंने, हमारे रामगोपाल बजाज जी, मतलब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, उनका सेंटेंस हमेशा याद रहता है, और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार रहता हूँ। हाँ हाँ। मेरे करियर को बनाने में एक टर्निंग पॉइंट था ये। ओके। उन्होंने बोला, बरखुरदार, हम अपनी गलती सुधारेंगे। और उन्होंने डिस्कस करके मनोहर सिंह जी से रिक्वेस्ट भी की, डिस्कस भी किया, और उनकी जगह पर उन्होंने मुझे उस कैरेक्टर में रख लिया। ओके। और जब ये इसका शो हुआ, तो मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी पॉपुलैरिटी मेरी बढ़ी, कितनी पॉपुलैरिटी मुझे मिली। उन्हें दो जर्मनी से फ्रिट्स बेनेविट्स फ्रिट्स बेनेविट्स नाम के डायरेक्टर थे,
दुनिया के नामचीन डायरेक्टर थे वो, ओके। अभी तो गुजर गए हैं। वो आए डायरेक्ट करने के लिए हमारे साथ नाटक। ओके। और जब उन्होंने परफॉर्मेंस देखा मैं, तो उन्होंने कहा मुझे तो ओथेलो के कैरेक्टर में इन्हीं को लेना है। ओ। जबकि सब मेरे सीनियर्स थे मेरे साथ साथ, हाँ हाँ। सीनियर्स सीनियर्स के बीच में ये सब हो रहा था। ओके। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था, ये नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और ये नाटक ओथेलो, इसने मुझे रेपर्टरी कंपनी का मेन एक्टर बना दिया। ओके। उसके बाद जो भी नाटक होता था, कहीं ना कहीं डायरेक्टर चाहता था कि मैं करूं उस मेन कैरेक्टर। हाँ हाँ। तो उसके बाद से जितने भी नाटक मैंने किए सब मेन कैरेक्टर वाले किए। ओके। इसने, इस पूरे प्रोसेस ने मुझे बहुत मैच्योर बनाया, खूब सिखाया। आपने देखे ना फोटोज, जो जिस तरह के नाटकों के फोटोज आप देख रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग ढंग के, अलग अलग टेम्परामेंट के कैरेक्टर्स। किसी की बॉडी लैंग्वेज अलग है, किसी की अलग है। वही एक वो मत्त कोई विलास नाम का एक संस्कृत, चाइनीज वाला भी एक कैरेक्टर था। वो फिल्म है। ओके। शुरुआती शुरुआती दौर में हमने की थी, वो रिलीज नहीं हो पाई। हाँ हाँ। वो एक मैंने नाटक किया था मत्त विलास नाम का, संस्कृत प्ले था, हिंदी में हमने किया था। ओके। वो कलरी स्टाइल में था। हाँ हाँ। केरल की स्टाइल है कलरी स्टाइल, उसमें ये आ, इसमें स्टेप्स में ही मूवमेंट किया जाता है और डायलॉग बोले जाते हैं गा के। ओके। तो इसमें खूब अभ्यास किए, खूब, मतलब जैसा कि मेरे आदत भी है। मतलब इतना कमाल का ये नाटक बन गया, इतना कलरफुल, और इतनी इस कैरेक्टर को इतना पसंद किया गया लोगों ने, पसंद किया लोगों ने, कि एक हमारे यहाँ एक पेंटर थे, बहुत ही नामचीन, देवन जी बोलते थे। ओके। उन्होंने तकरीबन 55 पेंटिंग्स बनाई उस नाटक की, और मेरे कैरेक्टर की अलग अलग भंगिमाओं की। वाह। और फिर इस तरह से मेरी प्रसिद्धि बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और 89 में जब मुझे लगा कि यस, अभी मुझे, मेरा मेच्योरिटी लेवल एक्टिंग को लेके, अभिनय को लेके जो मेरी समझ है, वो इतनी हो गई है कि मैं किसी बड़े से बड़े स्टार के सामने अपना 100% दे सकता हूँ, और उससे भी बेहतर काम कर सकता हूँ। जब ये फील आ गया, जब ये विश्वास आ गया, तब मैं बॉम्बे गया 90 में। ओके। वाह। पर हमने सर छोटे से ही देखा है आपके जो जो फिल्में हमने देखी हैं। एक वो होता था ना हाँ कि एक एक नेगेटिव रोल, एक पॉजिटिव रोल। तो वो चीजें उस समय तो समझ में नहीं आता था कि अभिनय क्या है। हाँ हाँ बट उसमें फिल्म में और टीवी में और दूरदर्शन पे रविवार को 4 बजे आती थी, वो वही हम देखते थे। कई फिल्में ऐसे आती थी। हाँ हाँ। तो वो चीजें, और अभी जो हम लोग देखते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अभी तो बच्चे डिजिटलाइज हो गए हैं, तो वो चीजें, फर्क तो पड़ता है। और मैं ऐसा कहना जी चाहूंगा जी। कि आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक पिल्लर जरूर हैं। आ, लोग कहते हैं, इससे अच्छा लगता है कि मैंने जो मेहनत की, जो मेरा टारगेट था, वो ईश्वर ने पूरा किया। इसके लिए मैं हमेशा ईश्वर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, उनके प्रति अपना आभार, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। बिल्कुल। पहली फिल्म आपकी सत्या थी। पहली फिल्म थी मेरी शोला और शबनम। ओके। शोला और शबनम, हाँ हाँ। गोविंदा दिव्या भारती, 92 में ये रिलीज हुई थी। ओके। जब मैं बॉम्बे चला, हाँ। तो मुझे पता था कि वहाँ के लोगों को थिएटर के बारे में क्या पता। जिस तरह का, जिस लेवल का थिएटर हमने किया है, जिस तरह का काम हमने किया है, उनको क्या पता, अब बोल के कितना बताएं। बिल्कुल। तो मैंने जरूर जरूर नाटक मैंने बड़े बड़े किए थे, जो उनमें से कुछ झलक आपको नाट फोटोग्राफ्स में दिख रही है। जी। वो मैंने फोटोग्राफ्स इकट्ठे करके एक बड़ा एल्बम बनाया था। ओके।
ताकि मैं वहाँ के प्रोड्यूसर्स को दिखा सकूं, देखो मैंने ये काम किया। वहाँ के डायरेक्टर्स से फिर मीटिंग का टाइम लेता था, उनसे मिलता था। हाँ हाँ। और मेरे भाग्य की, ये मतलब सौभाग्य रहा मेरा कि जिन जिन को मैंने अपना एल्बम दिखाया, उनके साथ मैंने काम किया। काम की। ओके। तो केतन मेहता ने अपनी एक फिल्म प्लान की थी, सरदार पटेल, सरदार, जी। जिसमें परेश रावल जी ने सरदार पटेल का कैरेक्टर किया था, और मैंने उसमें उनके पीए का कैरेक्टर किया था। ओके। इसकी शूटिंग, ये मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने साइन की थी। तो जब इसकी शूटिंग चल रही थी, इसमें इसको शूटिंग होने में, कंप्लीट होने में और रिलीज होने में तकरीबन 4 साल लगे। ओके। उसी दौरान, चूंकि मैं वो सब एल्बम वगैरह लेके गया था, तो लोगों से मैं मिलता जुलता रहता था। जी। तो उसी दौरान फिर मुझे शोला और शबनम मिली, और शोला और शबनम शूटिंग जल्दी कंप्लीट होके और वो रिलीज भी हो गई पर्दे पे आ 92 गई। में। तो वो पहली फिल्म ये थी। ओके। उसके बाद फिर बैंडिट क्वीन ने, जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, बैंडिट क्वीन। जी। बैंडिट क्वीन फिल्म देखने के बाद आर के बैनर, राज कपूर का जो बैनर रहा, उन्होंने प्रेम ग्रंथ नाम की फिल्म मुझे दी। उस फिल्म को देखने के बाद, उस फिल्म की चर्चा सुनने के बाद, शेखर कपूर से बात करने के बाद, उन्होंने मुझे खलनायक का कैरेक्टर उसमें दिया, ओके। प्रेम ग्रंथ में। और चूंकि राज कपूर बैनर एक काफी प्रतिष्ठित बैनर रहा है, बिल्कुल। और उनका अपना एक शो, उनका अपना एक तरीका रहा है बिल्कुल। हर चीज को प्रेजेंट करने का। मतलब उनकी फिल्म जब रिलीज होती थी, प्रीमियर होता था, और प्रीमियर में पूरी इंडस्ट्री, क्रीम ऑफ इंडस्ट्री इकट्ठी होके फिल्म देखती थी। तो रात भर उनके साथ पार्टी हुआ करती थी, लोग एक दूसरे से मिलते थे। मिलते थे बिल्कुल। इस सब का फायदा मुझे मिला, मेरे काम को बहुत अप्रिसिएशन मिला। और रात भर लोगों से मैं, सब बड़े बड़े दिग्गजों से मैं मिलता रहा। और उसका परिणाम ये रहा कि जिस हफ्ते में ये रिलीज हुई फिल्म, उसके अगले हफ्ते में 4 बड़ी कमर्शियल फिल्में मैंने साइन की। साइन की। ओके। और उसके बाद जो सिलसिला चला है, सो ईश्वर की कृपा से अभी तक वो सिलसिला जारी है। वो हमेशा जारी और रहे मैं सर। बहुत ही आपसे पहले अनुपम जी आपसे पहले आ गए थे फिल्म इंडस्ट्री में। वो पहले आ गए थे। ओके। जैसा कि उनकी प्लानिंग भी थी, उन्होंने 1 साल वहां लखनऊ में पढ़ाया, हाँ हाँ। और उसके बाद फिर वो बॉम्बे आ गए थे। तो जैसे जो साथ वाले रहते हैं उन लोगों का सपोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अनुपम का बहुत सपोर्ट रहा मुझे, ओके। बहुत सपोर्ट रहा। शुरुआती दौर में सपोर्ट ही चाहिए होता है आपको। बिल्कुल। तो हर ये तरह का कहाँ का है? सपोर्ट। ये, हाँ, ये एक मोटिवेशनल, उसके लिए गया था मैं। बातचीत थी। एक इंस्टीट्यूट है ओके। रायपुर में, रायपुर में। तो छत्तीसगढ़। वहां गया था उन लोगों से, हाँ, छत्तीसगढ़ में। ओके। तो वहां उन्होंने मुझे सम्मानित किया था, और फिर मैंने उन लोगों से, उनके स्टूडेंट्स से और वहां के प्रेस से बात की थी, तकरीबन 3 घंटा। ओके। नहीं वाकई सर आपकी स्टोरी तो बहुत लोगों को मोटिवेट करेगी, ये तो श्योर है। और जो जी। मैं इस इमेज के बारे में भी जानना चाहूंगा। ये उत्तर प्रदेश, अ, उत्तर प्रदेश एक्टर्स एसोसिएशन, उसकी तरफ से लखनऊ में मुझे ये अवार्ड दिया गया था। ओके। ये जिस का हाँ ये हाँ, बना है, हाँ, ये था वो। हमने एक फिल्म की थी, उस फिल्म के सिलसिले में मुझे वहां बुलाया गया था। ओके। इसमें ये सत्य साईं बाबा का रोल किया था अनूप जलोटा ने। ओके। अच्छा ये अनूप जी हैं। अनूप जलोटा है। मैं पहचान नहीं पाया था उनको। हाँ, हाँ, हाँ,
तो वहां हमको ये दिया गया था। ओके। ये एक फिल्म की थी मैंने, एक 1818 की कहानी है, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। ओके। उसमें नाना फडणवीस का कैरेक्टर मैंने किया था। हम्म। इतिहास में काफी दबदबे वाला कैरेक्टर रहा है नाना फडणवीस, महाराष्ट्र के इतिहास में। ओके। वो कैरेक्टर मैंने किया था। अर्जुन रामपाल उसके हीरो हैं। हाँ हाँ। अभी फिल्म बन रही है, फिल्म रुक गई थी। आ, जब हम शूटिंग कर रहे थे तो कोविड की वजह कोरोना से। की वजह से, कोविड की वजह से हमको ऑर्डर आया शूटिंग रोकने के लिए। ओके। उस समय तो हम समझ नहीं पाए, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से था, प्रशासन की तरफ से था, तो हमको शूटिंग रोकनी पड़ी। हम्म। और काफी बड़ा सेट हमने लगाया था उसमें। ओके। और काफी बड़ी फिल्म है ये। उसके बाद काफी प्लानिंग होती रही, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं आती रही। अभी फिर से दोबारा रिवाइव हो रही है फिल्म। क्योंकि ये चीज मैं जब बैटल ऑफ सारागढ़ी क्या शूट चल रहा था, तो मैं उस समय मुनीष जी को असिस्ट कर रहा था, राज जी के साथ में। तो मुझे वो सेट का मुझे अंदाजा है कि 200 फीट बाय 200 फीट का जो किला है, उतना बड़ा सेट लगाने के बाद उसको डिसमेंटल करना व उसको फिल्म को वापस शुरू करना, वो कितना डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हमारे एनएसडी का है। ओके। मैं सोसाइटी का मेंबर था, एनएसडी सोसाइटी का मेंबर, जी। जो प्लानिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं, स्ट्रेटजी बनाती है कि एनएसडी में कैसे क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या और डेवलपमेंट्स होने चाहिए, किस तरह से चलनी चाहिए, ओके। वो सब। ये एक वेब सीरीज की थी, इंस्पेक्टर अविनाश। हाँ हाँ। आजकल जियो सिनेमा पर चल रही है। ओके। ये भोपाल में शूट हुई थी क्या? नहीं नहीं, ये बॉम्बे में ही होती है। रणदीप हुडा, राउतेला, ये हमारे डायरेक्टर नीरज नीरज ओके। पाठक। हाँ हाँ। ये हमने एक फिल्म की थी, तापसी पन्नू उसकी हीरोइन रही। ये डायरेक्टर हैं मिस्टर अनीस। हाँ हाँ। और ये हमने, इसका नाम था वो लड़की है कहाँ। ओके। उसमें ये, वो काफी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, और इसमें मैंने एक मसाला किंग का कैरेक्टर किया है। ओके। तो वो फिल्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है। अभी बस ये भी इसी साल में रिलीज होने वाली है। ओके। ओ माय गॉड के बाद, ओ माय गॉड के बाद। हाँ हाँ। ये अच्छा, महाराष्ट्र में नहीं, ये भोपाल में एक प्रोग्राम होता है ना 26 जनवरी को, रंग। रंग रंग वहाँ रविंद्र भवन में। रविंद्र भवन जी जी। में वो खुले ओपन में होती है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट लोग आते हैं। हाँ हाँ। शिवराज जी भी आते रहे हैं उसमें। मैं था भोपाल में रंग। कोविड के दौरान। हाँ। हम्म। तो उस समय मैंने ये ओके। ये किया था। ये ड्रेसेस थे मेरे। हाँ हाँ। हाँ। ये वो सारे कैरेक्टर्स। हाँ, ये ओथेलो के कैरेक्टर्स हैं सारे। हाँ हाँ हाँ। ओथेलो के ग्लिम्पसेस हैं। ये बीच बीच में मैं एनएसडी जाता रहा हूँ। ओके। अब मतलब हर साल का एक अनुबंध किया है मैंने हाँ हाँ। एनएसडी के साथ, कि वहाँ का जो आउट गोइंग बैच है, उनके साथ में एक 7 दिन का वर्कशॉप करता हूँ। ओके। तो सोच ये है कि चूंकि एनएसडी मेरी माँ की तरह रही है, बिल्कुल। जिसने मुझे इतना सिखाया है, तो उनके बच्चों को मेरा अनुभव से कुछ अगर बेहतर उनका पथ प्रदर्शन होता है तो क्यों नहीं। बिल्कुल।
तो अपनी अब जिंदगी भर कमाना है, जिंदगी भर इतने सालों से कमाई रहे हैं, इस तरह के काम करके मैं थोड़ा सा एक आत्मिक संतुष्टि मुझे मिलती है। एक बिल्कुल। पैशन है मेरा, एक सिखाना पढ़ाना। तो वो मैं अ, अपने जीवन यात्रा में रखे हुआ हूँ। ओके। तो एनएसडी जाता हूँ, एमपीएसडी भोपाल, वहां भी जाता हूँ। हाँ हाँ। और जहां जहां ऐसा मौका मिलता है, सिर्फ संस्थाओं में जाता हूँ, ओके। जो सरकारी संस्थाएं हैं या बड़े संस्थान हैं। हाँ हाँ। किसी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाता। ओके। ये हरियाणा वालों ने मुझे एक अवार्ड दिया था, ओके। तो वहां का ये फोटो है। ये हमारे जबलपुर के राम कृपाल जी हैं, वो कमाल की पेंटिंग बनाते। ओके। मतलब जैसे ये फोटो दिख रहा है, हाँ। अच्छा, उसके अंदर वो। उसके अंदर वो छोटी 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 आकृतियां बनाते हैं। हाँ हाँ। मतलब बाहर से, दूर से नहीं दिखता, जब अंदर से ज्यादा ध्यान से देखते हैं तब दिखता है। पूरा नाम मतलब क्या है लता इनका जी, सर? राम कृपाल जी नामदेव, मेरे हमारे समाज के ही हैं, ये जो ओके। खड़े हैं जबलपुर के। ओके। जबलपुर मेरा तो ससुराल है। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। तो कमाल का काम किया है इन्होंने, कमाल का है। ये मेरे फैमिली है, मेरी 3 बेटियां, मेरी वाइफ, ओके। और ये बीच वाली बेटी की बेटी अनायशा। अनायशा। मेरी बेटियों के नाम है मेघा, पल्लवी, प्रगति। ओके। और मेरी वाइफ का नाम है सुधा। वाह। वो भी बहुत एनएसडी में बड़ा थी? सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है सुधा नाम का। बिल्कुल। मेरे जीवन में, मेरे करियर में बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे साथ हमेशा हमेशा बना रहा है। बिल्कुल। एनएसडी से नहीं है, हाँ हाँ। आ, लेकिन एनएसडी में इनकी भतीजी आया करती थी एक वर्कशॉप के लिए। ओके। जिन दिनों चिल्ड्रन वर्कशॉप बीवी कारन जी के टाइम पर शुरू हुआ था जी। एनएसडी में, तो ये छोड़ने आती थी और लेने आती थी। तो बीच बीच में इनसे मुलाकात हो जाया करती थी। ओके। अब जिंदगी भर की मुलाकात है इनसे। बिल्कुल। और ये हाँ, तो तय होता है मेरे ख्याल से। ये ऊपर वाला ही डिसाइड करता है कि आपको बिल्कुल जीवन किसके साथ जीना है। वो बस बिल्कुल बहाने बिल्कुल। ढूंढता है मिलवाने के। हाँ हाँ। तो बहुत अच्छी बातचीत रही, और यहाँ ये प्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है। और आपने इतना सारा वक्त निकाला उसके लिए मैं जितना भी आपको शुक्रिया बोलूं बहुत कम है। नहीं, एक इन्वॉल्वमेंट बन गई थी, और बात पूरी हो तो उसका नहीं, असर बिल्कुल होता है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। और जैसा कि मेरे संस्कार है, काम वो करो जिसका असर दूर तक जाए। बिल्कुल। तो बीच में कैसे छोड़ना अच्छा लग नहीं रहा था बिल्कुल। नहीं, वाकई मैं सही बोलूं तो मैं मुझे। धन्य हो गया। अरे नहीं, वाकई। ठीक है। तो आप जब भी बड़ौदा आए तो जरूर बताएं। जी बिल्कुल हम ठीक है। चाहेंगे कि आपसे एक मुलाकात भी हो। और अभी बिल्कुल हाल ठीक फिलहाल है। बस यही चल रहा है, पेंटिंग, और ये साथ में ये जो साक्षात्कार, एक अच्छा आर्काइव हो रहा है। लगभग इसमें 300 350 आर्टिस्ट हैं, गैलरिस्ट हैं, दो चार फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैं जो सेट वगैरह या कैसे एक कम्युनिटी वर्क में काम होता है, वो सब चीजें हैं। तो आने वाले समय में लोग देखेंगे, और हिंदी में है इस वजह से लोगों को आसानी से समझ में आता है। इंग्लिश में तो बहुत मटेरियल बिल्कुल मिलता है गूगल सर्च करे तो। बट मैंने ये शुरू किया था कोविड में, जब हॉस्पिटल बेड पे था, तब मैंने ये शुरू किया था कि कुछ करके जाएं करके। या जी हाँ। तो उस तरीके से फिर शुरू किया था ये। अब अच्छा ये हो गया, अब मुझे भी इंटरेस्ट आता है कि मैं कैसे डॉक्यूमेंट करके रखूं इसको। तो बस बढ़िया, आप लोगों का बहुत अच्छा। सपोर्ट इस तरह से मिलता रहा तो धीरे धीरे ये थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बातचीत थैंक यू करके। सर। आपने इतना सारा वक्त दिया। जी जी। फिर मुलाकात होगी। ठीक है, नमस्कार। फिर जय हिंद। मुलाकात होगी। नमस्कार, नमस्कार, जय।